Hello, in this video we are starting the structure of the cell. We will discuss the typical structure of the cell. See, जो structure होता है cell का, ठीक है, हम लोग जानते हैं नॉर्मल एक सेल जो होता है उसके अंदर कुछ कवरिंग्स होती हैं जो उसको कवर करती हैं, इसके अलावा कुछ लिक्विड पार्ट होता है अंदर और कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं. वी विल डिस्कस द जो उसका कंप्लीट डायग्राम है. हम कुछ इसके कुछ चैप्टर कुछ एक दो ऑर्गेनेलीज डिस्कस करने के बाद कुछ एक दो स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट सेल के स्ट्रक्चर को. ठीक है, तो पूरे सेल के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर तीन मेन चीज़ें देखने को मिलती हैं. क्या क्या? सबसे बाहर दरवाजा, दैट मीन्स कवरिंग. और कवरिंग दो चीज़ें करती हैं, बाहर से अंदर की साइड चल रहे हैं. कवरिंग दो चीज़ें करती हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर बोल लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको. सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. और इसके अलावा एक और चीज़ होती है दैट इज सेल वॉल. तो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आर दी कवरिंग्स. ये क्या होती है? कवरिंग होती है. दूसरी जो चीज़ होती है वो होता है न्यूक्लियस. सबसे मेन चीज़ न्यूक्लियस इज द हेड पार्ट ऑफ द सेल. द ब्रेन ऑफ द सेल इज कंसिडर्ड एज न्यूक्लियस बिकॉज ऑल दोज फंक्शंस विच इज परफॉर्म बाय द सेल्स are regulated by the nucleus. All the functions are headed or regulated by the nucleus which the cell performs. Okay, so फिर हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे. और थर्ड पार्ट इज साइटोप्लाज्म, दैट इज दैट लिक्विड और फ्लूइडी पार्ट विच वी कॉल साइटोप्लाज्म. सो हम लोग सेल के स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं. आउटर कवरिंग्स दैट इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, देन न्यूक्लियस पढ़ेंगे, मेन हेड पार्ट, देन थर्ड इज साइटोप्लाज्म. और इसके अंदर हम लोग सारी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले चीज़ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेल मेम्ब्रेन. एक ही बात, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, सेल मेम्ब्रेन बोल लो, कोई डिफरेंस नहीं है. नाउ ये क्या है? कवरिंग है हर सेल की. इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल. जो भी सेल होगी उसके अंदर ये तो प्रेजेंट होगी होगी. इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट इट इज प्रेजेंट इन एवरी सेल. So it is the covering of every cell, whether it is of plants, of animals, of bacteria, of protista, of fungi. किसी के भी सेल मान लो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी होगी, ये मान के चलिए. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ये लिविंग है. ठीक है, तो पहली चीज क्या याद रखनी है? सब में प्रेजेंट होती है और ये लिविंग है. लिविंग मीन्स इसके कुछ स्ट्रक्चर्स की वजह से, जो इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स है उसकी वजह से ये क्या है? लिविंग है. ठीक है, डेड नहीं है, इसका कुछ फंक्शन है. जिसका कुछ फंक्शन होता है वो लिविंग है, जो कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रही है. फंक्शन एज एन कुछ लिविंग फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ये थिन है एज कंपेयर टू सेल वॉल. डेलिकेट होती है, ठीक है, एंड इलास्टिक होती है. ये तीन चीजें याद रखनी है. लिविंग है, मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन बनता है, जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन बनता है तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, हमेशा ध्यान रखिए. दैट इज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है. व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिवली परमिएबल? सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स, देखिए, कोई भी जो मेम्ब्रेन होती हैं ये तीन टाइप की हो सकती हैं. एवरी मेम्ब्रेन इन दिस लिविंग वर्ल्ड विल बी ऑफ थ्री टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज परमिएबल. गेट की बात करें, जैसे गेट, आई विल गिव यू एग्जांपल. उससे पहले मेम्ब्रेन तीन टाइप की होती हैं, परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड इम्परमिएबल. ठीक है, सो एक चीज़ देखिए, अगर एक गेट है, ठीक है, वो तीन तरीके का हो सकता है. या तो परमिएबल. परमिएबल मीन्स वो सबको आने दे, सबको जाने दे, सबके लिए गेट खुले हैं, हमारे द्वार सबके लिए खुले हैं, कोई भी आओ कोई भी जाओ. दिस पर्टिकुलर टाइप इज परमिएबल. अब उस दरवाजे को, दैट इज मेम्ब्रेन, उसको आप लोग क्या बोल दोगे? परमिएबल. दूसरा होता है सेमी परमिएबल. कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही आने देगा. लाइक विधानसभा में कोई भी जाके थोड़ा ना घुस जाएगा. आप कल को कि मेरे को जाना है जी, ऐसे ऐसा आप नहीं जा सकते. तो कोई सेलेक्टिव चीज़ें ही जाती हैं, वहाँ के जो सेलेक्टिव मेंबर्स होते हैं वो ही जा सकते हैं. सो ऐसी मेम्ब्रेन को, ऐसे गेट को जो कि सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने दे, उसको सेमी परमिएबल बोलते हैं. और सेलेक्टिवली परमिएबल, एक ही बात है, इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ कि ये कितनी चीज़ों को अंदर बाहर जाने देते हैं, लिक्विड या फिर जो भी है. बट आपको अभी
उस डिफरेंस पे नहीं जाना। तो अभी सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल सिमिलर चीज़ है, नॉट एज एन एकदम से सेम नहीं है, बट सिमिलर चीज़ है। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोल सकते हो और सेमी परमिएबल भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या याद रखा, परमिएबल समझ में आ गया, सेमी परमिएबल। अब इम्परमिएबल वो गेट होगा जहाँ कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल आपका जो कोई भी ऐसी जगह जैसे कि आपका जू हो गया, उसमें वो जो जहाँ पे टाइगर्स वगैरह हैं उसके अंदर तो कोई नहीं जा सकता ना, कोई भी सेलेक्टिव, अब वो भी अगर खाना वाना भी देते हैं तो ऊपर से ही देते हैं, तो ऐसा थोड़ा ना कि उसमें कोई सेलेक्टिव इंसान, जी अच्छा प्रधानमंत्री है वो तो अंदर जा सकते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। 3 टाइप के आपकी क्या हो गई, मेम्ब्रेन्स हो गई। जैसे 3 टाइप के ये गेट होते हैं कि एक परमिएबल होती है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, एक सेमी परमिएबल होती है, सेलेक्टिव चीज़ें अंदर आएंगी, मतलब जो उसके अंदर उसको चाहिए वो अंदर आएगा, जिसको बाहर जाना है वो बाहर जाएगा, सेलेक्टिव चीज़ है, ठीक है, वो सेल डिसाइड करेगा। और एक सेल होती है जो इम्परमिएबल, ना तो कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिव और सेमी परमिएबल कैटेगरी में आती है, ठीक है। हम सेमी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी सेलेक्टिव पढ़ लें, सेमी वर्ड आ गया देना ओ ये क्या होता है, ठीक है। तो एक ही बात है, सेलेक्टिव परमिएबल मतलब हमें पता है द सेल विच अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओनली फ्यू और सेलेक्टिव सब्सटेंसेस, जो सेलेक्टिव सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है, ऐसी सेल को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड ध्यान रखिए क्वेश्चन यहाँ से आता है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल इसको क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अब हम इसके कंपोजिशन की बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ों से मिलके बनी हुई है। पहली चीज़, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, देखिएगा, लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम लोग मोस्ट टेक्निकली ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ लिपिड्स। लिपिड इसका मेन कंपोजिशन वाला पार्ट है और ये 40% होते हैं, 40% लिपिड है, ठीक है। और लिपिड बाइलेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, 2 लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वी विल डिस्कस द डायग्राम फर्दर अभी के लिए। तो लिपिड क्या होते हैं, बाइलेयर फॉर्म में होते हैं और इसका जो लिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक हेड वाला पार्ट होता है, ठीक है, और क्या होती है, टेल होती है। एक हेड वाला पार्ट होता है और एक क्या होती है, टेल होती है। इस हेड वाला जो पार्ट है, हेड वाला जो पार्ट होता है वो पोलर होता है और जो आपकी जो टेल वाला पार्ट होता है वो नॉन पोलर होता है। जो आपकी टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है। फोबिक मीन्स वाटर हीटिंग, है ना, पानी को अपने पास नहीं आने देती, पानी से दूर भगती है, तो हाइड्रोफोबिक टेल होती है। एंड हाइड्रोफिलिक, पानी से प्यार करने वाला, ये सर होता है लिपिड का। तो लिपिड के अंदर 2 चीजें, हेड एंड टेल, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, ये बाहर की साइड होता है, अंदर की साइड। वील डिस्कस द डायग्राम, है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग, अच्छा ये हो गया। इसके बाद दूसरी चीज, कुछ प्रोटीन होते हैं इसके अंदर बीच बीच में, और 52% होते हैं प्रोटीन, मतलब ज्यादा है। और प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं, इंटीग्रल या फिर उनको इंट्रिंसिक भी बोल सकते हो, पेरीफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक। इंटीग्रल अंदर तक होंगे, मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए, और पेरीफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक बाहर बाहर होंगे। और तीसरी चीज होती है कार्बोहाइड्रेट, जो बीच बीच में लिपिड हेड के ऊपर अटैच होते हैं। ये जो लिपिड होता है इसकी हेड के ऊपर ऐसे अटैच होते हैं ब्रांच फॉर्म में, ये क्या होते हैं, कार्ब्स होते हैं। सो नाउ हम लोग डायग्राम डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्या बन रही है, लिपिड्स बन रहे हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये सेल है तो इसकी ये मेम्ब्रेन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इस मेम्ब्रेन का इतना पार्ट, ये जो एक लाइन है ना, ये लाइन, इसको हम लोग मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, तो ये इतनी मोटी लाइन दिख रही है, जो इसकी थिकनेस अभी पता चलेगी आपको, ठीक है। यहीं तक बनाते हैं, ठीक है। और ये एक लेयर हो गई लिपिड की। एक दूसरी लेयर होती है, हमने बोला है बायलिपिड लेयर या बायलेयर स्ट्रक्चर होता है लिपिड का। एक लेयर ऊपर और एक दूसरी इन्वर्टेड लेयर, ठीक है।
ठीक है। सो दो लिपिड की लेयर है, फर्स्ट लेयर ये रही, सेकेंड लेयर ये रही। इस कंप्लीट को हम लोग बाय लिपिड लेयर बोलते हैं। क्या? बाय लिपिड लेयर, जिसके अंदर दो पार्ट हैं, ऊपर वाला हेड वाला पार्ट है और नीचे टेल वाला पार्ट है। इसके अलावा बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं, दो टाइप के प्रोटीन हैं। कुछ तो क्या है, पेरिफेरल है या फिर इनको एक्सट्रिंसिक भी बोल सकते हो, जो एक ही लेयर में है बाहर बाहर। कुछ होते हैं इंट्रिंसिक, पूरे अंदर से बाहर तक धसे हुए होते हैं, ऐसे दोनों लिपिड लेयर के अंदर। सो प्रोटीन दो टाइप के, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है, यहाँ पे और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इनका दूसरा नाम भी याद रखना है, पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक को इंटीग्रल, है ना। सो और जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ऐसे हेड वाले पोर्शन पे अरेंज होते हैं ब्रांच फॉर्म में। कुछ ऐसे। सो ये क्या हो गया, कंप्लीट मेम्ब्रेन का डायग्राम, जिसके अंदर ये बाइलिपिड लेयर हो गई। ये क्या है, एक्सट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल, सॉरी पेरिफेरल, है ना, बाहर है, एक ही सरफेस पे है, पेरिफेरल प्रोटीन, एंड दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन। वेरी इजी, तीन चीजें हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी लिपिड और प्रोटीन मेन फंक्शन है, मेन स्ट्रक्चर के अंदर मेन इनका रोल है। लिपिड की बाय लेयर होती है और प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जो बाहर बाहर की ऊपर या फिर नीचे की लेयर पे मिलेंगे, इंट्रिंसिक जो पूरी दोनों लेयर में पूरे आर पार धसे हुए होंगे। सो कितना इजी स्ट्रक्चर है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, तो यहाँ वाला जितना भी एरिया होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। वाई हाइड्रोफोबिक? बिकॉज यहाँ पे टेल है और टेल क्या है, नॉन पोलर है, तो वो हाइड्रोफोबिक होती है। ये चीज याद रखनी है आपको, हाइड्रोफोबिक है तो यहाँ पे वाटर वाला स्ट्रक्चर नहीं मिलना है, और बाहर यहाँ पे वाटर मिल सकता है। और ये क्या है, आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स है, जो कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में डिस्कस किया है। सो ये क्या हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज गिवन बाय टू साइंटिस्ट that are Singer and Nicholson in 1972, and they explained this model as an fluid mosaic model. इन्होंने मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह एक्सप्लेन किया। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब ये है, इसके अंदर जो लिपिड होते हैं ना, वो क्या है, थोड़े से फ्लूइडी नेचर के होते हैं। अब जितना एक मेम्ब्रेन के अंदर जितने ज़्यादा लिपिड ना, वो उसको उतना ही फ्लूइडी बनाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो प्रोटीन होते हैं वो उसको थोड़ा सॉलिडिफाई करते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये लाइन ये बोलती है कि प्रोटीन्स आर दी आइसबर्ग्स, ये जो प्रोटीन है ये आइसबर्ग्स हैं, विच आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। लिपिड इज इक्वल्स टू सी एंड आइसबर्ग्स इज इक्वल्स टू योर प्रोटीन। तो जैसे समुद्र में आइसबर्ग फ्लोट करते हैं उसके ऊपर सी के अंदर, सेम वैसे लिपिड्स के सी में, लिपिड एज इन सी, उसके अंदर प्रोटीन्स फ्लोट करते हैं। कितना इजी, एक बार इमेज बना के याद रख लीजिए, आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल समझ में आ गया। और किसने दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? सिंगर निकल्सन ने। गाते गाते मेम्ब्रेन बना दी, याद रखना है, सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था। सिंगर एंड निकल्सन गाते गाते मेम्ब्रेन बना दी, ठीक है। और इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि जो आइसबर्ग्स हैं वो तो प्रोटीन हैं, दे आर फ्लोटिंग इन द सी लाइक लिपिड, लिपिड के सी में तैर रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा लिपिड है, इसके अंदर प्रोटीन्स तैर रहे हैं, ये प्रोटीन्स हैं इसके अंदर एक तरीके से तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के को स्ट्रक्चरली डायग्रामेटिकली कैसे समझाया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से। ये सबसे सबसे मेन एडवांस वी कैन से ये मॉडल था। इसके अलावा और भी लोगों ने बहुत सारे मॉडल दिए, बट वो एक्सेप्टेड नहीं थे, लगता ही नहीं था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। लाइक एक सबसे पहले लिपॉइडल मॉडल आया था, इसमें बोला गया था सिर्फ लिपिड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। तो
फिर इसके बाद आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि दिया था रॉबर्टसन ने, और उन्होंने बोला था कि 2 लिपिड की लेयर होती हैं, बीच में एक प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता था प्रोटीन की कोई लेयर नहीं है, वो देखिए बीच बीच में। तो सबसे करेक्टली मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को किसने डिफाइन किया? सिंगर एंड निकल्सन ने। और इन्होंने क्या नाम दिया इस मॉडल को, जिससे इन्होंने समझाया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और जिसमें ये आपको सेंटेंस याद रखना है कि जो लिपिड के सी में प्रोटीन रूपी आइसबर्ग्स फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया। हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा और इसका स्ट्रक्चरल कंपोजिशन पढ़ लिया सेल का। नाउ तो क्वेश्चन यहीं से आता है, एक तो आपको डायग्राम बिल्कुल अच्छे से याद रखना है हर जिस भी हम पार्ट को पढ़ रहे हैं। डायग्राम, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं याद रखना है, और कंपोजिशन इसका। जनरली कंपोजिशन पूछा जाता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो आपको ऐसा ही बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी आ सकता है, तो उसमें आपको यही बताना है। ठीक है, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, कार्ब्स होते हैं। नाउ विल डिस्कस फंक्शन, द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ विल डिस्कस फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सी फंक्शंस की अगर बात करें तो पहला फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। एंड सबसे मेन जो फंक्शन है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। इसका मेन वर्क क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ओके, वाई ट्रांसपोर्टेशन? बिकॉज वी नो इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। चीज़ों का अंदर, बिकॉज जो गेट वाला जो एंट्री वाला रीजन होता है उसका तो ट्रांसपोर्टेशन का ही वर्क होता है। कोई भी चीज़ों को अंदर आने देना है या किसको बाहर जाना है, सारा कौन डिसाइड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये सेल की शेप को मेंटेन करता है। बाहर का स्ट्रक्चर है, जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस शेप में होगा सेम उसी शेप में सेल होगा। तो सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो इसके अलावा अगर सेल वॉल जिसमें होती है, सेल वॉल सब में नहीं होती बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होती है, ध्यान रखिएगा, विल डिस्कस। तो सेल वॉल विल डिस्कस फर्दर कि सेल वॉल के अलावा सेल वॉल भी जो आपका सेल का शेप है उसको डिफाइन करती है, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करती है। ठीक है, एंड इसका एक और मेन फंक्शन क्या है इसी के ही अंदर, कि ये क्या करती है? सेल को, सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। एज एन बैरियर काम कर रही है। अंदर वाली जो ऑर्गेनली है उनको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने दे रही है बाहर वाले एनवायरनमेंट के, तो एज एन सेपरेटर भी ये एक्ट करती है, दो एनवायरनमेंट को सेपरेट कर रही है। नाउ अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अच्छा क्वेश्चंस, ये फंक्शन, डायग्राम एंड स्ट्रक्चर प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, और एक कोई भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्वेश्चन क्या आता है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो कोई सेल में, सो हाउ इट अफेक्ट्स द सेल, तो क्या होगा सेल में? तो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो क्या होगा, अगर सेल वॉल ना हो तो क्या होगा, मेम्ब्रेन ना हो तो क्या होगा, प्लास्टिड ना हो तो क्या होगा। इसके लिए आपको इनके फंक्शंस पता होने चाहिए कि क्या काम करते हैं। तो अगर ये नहीं होंगे तो ये काम नहीं होगा। सो आप इजीली बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। इवन सेल है ही नहीं है तो कोई एनवायरनमेंट में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो वो सेल होगी ही नहीं, सारा मैटर बाहर आ जाएगा। तो मतलब अगर मेम्ब्रेन आप हटा दोगे तो वो एक लिविंग चीज़ रह ही नहीं पाएगी। तो एक इनक्लोज जो स्ट्रक्चर बना रहा है, जो सेल में जो सबसे मेन जो स्ट्रक्चर बना रही है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, जो उसको एज एन सेल एक डिफाइंड एक स्ट्रक्चर बना रही है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। ठीक है, तो नहीं होगी तो क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अगर इसका ट्रांसपोर्टेशन देखें तो दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, पहला डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन इज व्हाट, व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। दो रूम हैं, एक रूम के अंदर 50 लोग हैं और एक रूम के अंदर 10 लोग हैं या फिर 5 लोग हैं। तो बताओ अगर अब भी लोग इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो अगर उनको रहना है, बैठना है उनको, तो किधर से किधर मूव करेंगे? ऐसे थोड़ी ना उस 5 वाली में से ही और इधर ठूसे जाएंगे 50 वाले मेंबर्स के कमरे में, नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इधर 5 है तो लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है? 5 वाले रूम में। हायर कंसंट्रेशन कहाँ है? उन पर्सन्स की हायर कंसंट्रेशन कहाँ है? जहाँ पे 50 लोग हैं। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करती हैं चीज़ें हमेशा। एंड ये जो मूवमेंट होता है दिस इज नॉन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को कैसे याद रखेंगे? ऐसे कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन, इनकी हायर कंसंट्रेशन जो सब्सटेंस है
उस सब्सटेंस की हायर कंसंट्रेशन जहां पे है ना, वो वहां से उसकी लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक टंकी है, ये इसके साइड में मैंने दूसरा टब एक लगा रखा है, और यहाँ पे बीच में क्या है, पाइप है, और इधर वाटर इतना है, फुल है, एंड इधर वाटर इतना है। तो बताओ पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? यहाँ पानी की हायर कंसंट्रेशन है, पानी की, यहाँ पे पानी की कम कंसंट्रेशन है, तो पानी अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा। वेरी इजी। ठीक है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड मूव करेगा। नमक है तो कुछ भी डालो यहाँ पे, वो जो चीज़ है, जो सब्सटेंस है, वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड मूव करेगा। सो ये क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया किसी भी चीज़ का। डिफ्यूजन स्पेसिफिक नहीं होता कि गैसेस का ही होता है ना। कोई लोग बोलते हैं जनरली सिर्फ गैसेस का होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिफ्यूजन आपको सब्सटेंस याद रखना है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ गैसेस का ही डिफ्यूजन हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, बट जनरली आप एक टर्म बोल सकते हो एज एन एग्जाम्पल कि गैसेस, जैसे CO2 का डिफ्यूजन होता है, O2 का हमारी सेल के अंदर डिफ्यूजन होता है। ठीक है, नाउ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज द सेम थिंग, द डिफरेंस इज ओनली वन। देखिए, जब भी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बोलेंगे, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर बीच में मैं इधर छलनी लगा दूं, तो यही ऑस्मोसिस जो अभी हो रहा था, ये क्या बन जाए, ये जो अभी डिफ्यूजन हो रहा था, ये क्या बन जाएगा, ऑस्मोसिस बन जाएगा। इजी, बहुत इजी है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा, ऑस्मोसिस के अंदर कुछ ऐसा होगा, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स की, और इधर कंसंट्रेशन क्या है, मॉलिक्यूल्स की कम है। तो चीज़ें कहाँ से कहाँ मूव करेंगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करेंगी थ्रू, ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इजी। तो अगर सिंपल चीज़ों का डिफ्यूजन मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस विल बी टर्म्ड एज डिफ्यूजन। और अगर बीच में सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें, तो इसी को ही हम लोग डिफ्यूजन को ही क्या बोलने लग जाएंगे, ऑस्मोसिस। नाउ ऑस्मोसिस दो टाइप्स का होता है, दैट इज एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस इज व्हाट, जब सेल के अंदर एंट्री हो रही है किसी भी सब्सटेंस की, तो एंडोऑस्मोसिस। अगर एग्जिट हो रही है, विड्रॉल हो रहा है, तो दैट इज एक्सोऑस्मोसिस। वेरी इजी, नाम से पता चल रहा है। एंडोऑस्मोसिस, अगर ऑस्मोसिस अंदर की साइड हो रहा है, सेल के अंदर अगर कोई चीज़ की एंट्री हो रही है, तो वो एंडोऑस्मोसिस है। अगर कुछ विड्रॉलमेंट हो रहा है, कुछ विड्रॉल हो रहा है, कुछ एग्जिट हो रहा है, तो वो क्या है, एक्सोऑस्मोसिस है। इजी। नाउ विल डिस्कस ऑस्मोटिक कंडीशंस। मीन्स ऑस्मोसिस किस किस टाइप का हो सकता है, कब चीज़ें अंदर मूव करेंगी, कब चीज़ें बाहर मूव करेंगी, और कब चीज़ें मूव नहीं करेंगी। वो कंडीशंस हम लोग पढ़ते हैं कि ऑस्मोसिस की 3 कंडीशन हो सकती हैं, 3 टाइप की कंडीशन होंगी जिसमें एंडो या फिर एक्सो ऑस्मोसिस होगा। पहली बात करते हैं, पहली ऑस्मोटिक कंडीशन, जब सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देखिए 3 कंडीशंस हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये 3 कंडीशंस, 3 अलग अलग कंडीशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर, सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन भी नो, सॉल्यूशन के अंदर मीडियम में हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने एक सेल डाल दी है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और एक सेलेक्टिवली परमिएबल है, वी नो, एंट्री एग्जिट, दैट इज एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस इसके अंदर होगा। और यहाँ पे खूब सारा क्या है, वाटर है, कंप्लीट वाटर है इसके अंदर, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ये बीच बीच में क्या बना रही हूँ मैं, सॉल्यूट बना रही हूँ, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अंदर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो अंदर की अगर बात करें तो अंदर वाटर क्या है, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है,
और बाहर मीडियम के अंदर, वो मीडियम जो इस सेल को सराउंड कर रहा है, उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस सेल। तो अब बताओ वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? बाहर कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन वाटर की कम है, तो कहाँ से कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सो इन दिस केस सेल विल गेन द वाटर, सेल जो है वो वाटर गेन करेगी और तब तक करती रहेगी तब तक इक्वल कंसंट्रेशन ना हो जाए। और मुझे एक चीज़ बताइए, क्या इक्वल कंसंट्रेशन हो पाएगी कभी भी कि बाहर जितना पानी है उतना ही अंदर हो जाए? स्पेस ही नहीं है अंदर इतना, तो वो लेती जाती है अपने अंदर पानी, एंडोस्मोसिस होता जाता है और इतना होता है लास्ट तक कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इलास्टिक होती है, वो फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है। तो इस केस में फूल के स्वेल होके बर्स्ट हो जाएगी। हाइपोटोनिक, हाइपो मोटा, ध्यान रखिएगा, सेल मोटी हो जाएगी। मोटी कब होगी? जब पहले वो पतली थी तब वो मोटी होगी, और वो पतली कब थी? उसके पास पानी कम था और बाहर पानी ज़्यादा था। तो हाइपो कंडीशन में, हाइपोटोनिक कंडीशन में सेल मोटी हो जाएगी, फूल जाएगी, फूल के फट जाएगी। और फूलेगी कब? जब वो पहले पतली थी। और पतली कब थी? जब उसके पास पानी की कंसंट्रेशन कम थी एज कंपेयर टू सोल्यूशन। वेरी इजी। नेक्स्ट थिंग, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? मीडियम के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट बहुत सारा होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। सॉल्यूट इज जो सॉल्वेंट में मिक्स होता है, ठीक है। तो ये सेल है और सेल के अंदर सॉल्यूट क्या है? कम है, ठीक है। और बाहर सॉल्यूट क्या है? ज्यादा है। तो सोल्यूट को भी छोड़ो, हम पानी की बात करते हैं ना। इधर पानी बाहर ज्यादा था, वाटर ज्यादा था, अंदर वाटर कम था। यहाँ पे अंदर वाटर ज्यादा है और बाहर वाटर क्या है? कम है। क्योंकि सोल्यूट ज्यादा दिख रहा है तो वाटर कम है, ऑब्वियस सी बात है। चीनी ज्यादा है तो पानी कम है ना, और पानी ज्यादा है तो चीनी कम है। किसी भी एक चीज में, एक ग्लास के अंदर आप 1 स्पून अगर मिला रहे हो चीनी, तो उसमें पानी ज़्यादा है, चीनी कम है। एक के अंदर, आधे ग्लास के अंदर आप 4 चम्मच चीनी मिला रहे हो, या फिर उसी एक ग्लास के अंदर 5 चम्मच चीनी मिला रहे हो, तो उधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। चीनी इज सॉल्यूट एंड द वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है, एंड द कंप्लीट मिक्सचर इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर क्या है? वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू बाहर, एज कंपेयर टू बाहर। मैं से बोल रही हूँ, ऐसे तो कभी भी बाहर का पानी अंदर के पानी के इक्वल नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, एक तो एक बड़ा ग्लास है, ठीक है, मैंने एक बॉटल लिया 2 लीटर का, एक वो छोटा सा जो आपका फ्रूटी वाला है, उससे भी छोटी जो बॉटल होती है, हम लोगों ने वो ली। उस पूरी बॉटल के अंदर 2 चम्मच चीनी के हैं और उस छोटी बॉटल के अंदर 1 चम्मच चीनी का है। तो ज़्यादा किसके अंदर होगी चीनी? ज़्यादा इसके अंदर ही होगी, बिकॉज छोटी वाली के अंदर ही। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो पानी इतना सा, उसके अंदर 1 चम्मच शुगर है, और पूरी बड़ी 2 लीटर 2.5 लीटर की बोतल के अंदर सिर्फ 2 चम्मच शुगर है। तो पानी भी तो, कंसंट्रेशन भी तो ज़्यादा है वहाँ, तो पानी ज़्यादा है तो शुगर भी तो ज़्यादा होना चाहिए, बट पानी के हिसाब से शुगर ज़्यादा नहीं है, वहाँ पानी के हिसाब से शुगर ज़्यादा है। इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? सेल के अंदर बाहर के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये वो छोटी फ्रूटी की बॉटल और बड़ी 2.5 लीटर की फ्रूटी की बॉटल जैसा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। नाउ वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड वेयर इज इट्स हायर कंसंट्रेशन? इनसाइड। तो इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेगा पानी। और कब तक मूव करेगा? जब तक इक्वल ना हो जाए। तो इक्वल तो ये कभी कर नहीं पाएगा। इतना कितना पानी दे देगा इसको? कितना भी पानी दे दो, बट बाहर सॉल्यूशन में तो खूब सारा पानी चाहिए, तो इतना पानी नहीं होगा, इसलिए पूरी ये श्रिंक हो जाती है, पूरी क्या हो जाती है? धीरे धीरे सिकुड़ जाती है, और यहाँ पे पूरी फूल के बर्स्ट हो जाती है लास्ट में। यहाँ पे सिकुड़ जाती है, पूरी श्रिंक हो जाती है इस केस में। तो इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द सेल विल लूजेस वाटर, सेल जो है वो पानी लूज करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे फटेगी किस चीज में? मोटी। और मोटी कब होगी? हाइपोटोनिक में। हाइपर में, स्ट्रेस में आ गई, पतली हो जाएगी, बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। और सिकुड़ेगी कब? जब उसके खुद के अंदर वो पहले कभी मोटी थी, तभी वो तो सिकुड़ेगी, ठीक है। तीसरी चीज होती है आइसोटोनिक, जितना अंदर उतना बाहर। जितना अंदर वाटर है उतना ही बाहर भी वाटर है। सो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के पास अगर सेम है तो पानी कहीं से कहीं भी मूव नहीं करेगा, बिकॉज हायर कंसंट्रेशन तो कहीं है ही नहीं, तो इक्वल कंसंट्रेशन है। सो वाटर विल नाइदर मूव इनसाइड नॉर मूव आउटसाइड।
ठीक है, कहीं पे भी पानी मूव नहीं करेगा, दिस कंडीशन विल बी टर्म्ड एज आइसोटोनिक। इसमें ना तो सेल बर्स्ट होगी और ना ही श्रिंक होगी। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर आपको रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एंड द एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि रेजिन, आपकी जो किशमिश होती है उसको आप लोग पानी में डालते हैं हम लोग अगर, तो वो स्वेल होती है, ठीक है, बिकॉज वो एंडो ऑस्मोसिस कर रही है, उसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा है, पानी कम है, तो एंडो ऑस्मोसिस उसने किया, ठीक है। और एंडो ऑस्मोसिस करने के बाद वो स्वेल हो जाएगी, तो उसका सोल्यूशन कैसा था ये पूछा जाएगा, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन, बिकॉज वो फूल गई, पहले चिपकी हुई थी अब वो फूल गई, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर थी। आपकी जो फिंगर्स हैं वो आप बहुत टाइम तक सोप वाले वाटर में या फिर बहुत जिसमें आप अपना ये ऐसे वाटर में जिसमें डिटर्जेंट वगैरह उसमें डालते हो तो श्रिंक हो जाती है आपकी जो स्किन होती है। वो क्यों, एक्सो ऑस्मोसिस हुआ है, बिकॉज अंदर जो है पानी की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर पानी कम है और उसमें डिटर्जेंट ज़्यादा है, सोल्यूट ज़्यादा है, तो एक्सो ऑस्मोसिस हो जाता है। तो आपकी जो ये दो एग्जाम्पल हैं, फिंगर्स का श्रिंकेज वाला और ये रेजिन्स वाला कि जब वो डालते हैं स्वेल हो जाती है, ये दो एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखिए, क्वेश्चन कम्स। इसके अलावा कहीं कोई क्वेश्चन नहीं बनता है ऐसा अलग सा, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, या तो आपसे डायरेक्ट पूछते हैं या फिर थोड़ा सा घुमा के ये श्रिंकेज वाला मतलब फिंगर टिप्स वाला या फिर ये आपका रेजिन वाला, ऐसे ही होता है। नाउ एक सबसे लास्ट चीज़ हम लोग, डायग्राम भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सबसे लास्ट चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, ये तो सेल का ऑस्मोसिस वाली बात होगी। अब एक सेल फूड जब भी लेती है, ऑस्मोसिस से तो मेनली वाटर या फिर कुछ और सब्सटेंस का एंट्री या फिर एग्जिट करती है। एक और चीज़ होता है एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। What is first of all, what is endocytosis? जब सेल फूड, साइटोसिस वर्ड, एंडोसाइटोसिस जो टर्म है वो मेनली फूड के लिए यूज की जाती है। जब भी एक सेल अपना फूड अंदर ले रही है तो उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और ये दो टाइप का होता है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगो इज व्हाट, जब वो सॉलिड फॉर्म में फूड अंदर ले रही है, सॉलिड फूड ले रही है तो फैगोसाइटोसिस। और पिनो क्या पीते हैं हम, पानी, तो पिनो इज जब वो लिक्विड फॉर्म में अपना फूड ले रही है। तो एंडोसाइटोसिस व्हाट, जब वो फूड ले रही है कोई भी फूड सब्सटेंस, फैगोसाइटोसिस लिक्विड फॉर्म में, एंड पिनोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस लिक्विड फॉर्म में और फैगोसाइटोसिस सॉलिड फॉर्म में। तो ये एंडोसाइटोसिस के दो टाइप हो गए। और एक्सोसाइटोसिस जब वो बाहर निकाल रही है, और बाहर किसी भी फॉर्म में वो निकाल सकती है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो ये ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर के लिए है मेनली, और आपका एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस टर्म जो है वो फूड के लिए यूज होती हैं, ठीक है, फूड के लिए यूज होती हैं, फूड की एंट्री और एग्जिट के लिए। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए, ठीक है, बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना रिवीजन करेंगे ना, एक चीज़ का पढ़ लिया उसको 2-3 दिन बाद वापस से रिवाइज कीजिए, है ना। जितना रिवीजन करेंगे आपकी वो चीज़ उतनी ही परफेक्ट होती चली जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं तो डफर हूँ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई डफर होता ही नहीं है ना। 9th के बाद ही अच्छी पढ़ाई स्टार्ट होती है, जहाँ और सब में इक्वल है यार, आप इतना इजीली कर सकते हो, मैं तो ये बोल रही हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, 2 मंत्र, पहला नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, एंड दीज नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट, आई बेट यू। इसके बाहर आपको आपके एग्जामिनेशन में कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे वो हायर एग्जामिनेशन दैट इज़ NTSC एंड आपके जो थोड़े से हायर लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, या तो आप ओलंपियाड वगैरह कुछ भी, या तो आप ऐसे एग्जाम को ले लो, है ना, नॉर्मल एग्जाम्स जो आपके क्लास वाले एग्जाम्स होते हैं, किसी में भी इससे हायर लेवल पे आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये 95% बिल्कुल एकदम जो मटेरियल है वो सेल्फ सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको कहीं से भी कोई रिफ्रेशर से देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप एक बार NCERT पढ़िए, NCERT में से थोड़ा सा कम है एज इन, बट वो एकदम इंपॉर्टेंट है, NCERT भी आपको पढ़नी बिकॉज जनरली क्वेश्चंस वहीं से ही बनते हैं। और जो मैं क्वेश्चंस बताती हूँ आपको कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में इस चीज़ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो चीज़ आप अच्छे से याद रखिए, इन नोट्स को राइट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 दिन बाद एक बार फिर से जो चीज़ पहले पढ़ी थी ना उसको हल्का सा रिवाइज कर लो। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने और ये इजीली काम हो जाएगा। और फिर देखिए आपको सब इतना अच्छा लगने लगेगा। किसी किसी को बायो बहुत बोरिंग लगती है, समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ आता क्यों, मुझे तो अच्छी लगती है, मैं पढ़ा रही हूँ ना।
तो ये बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपको स्टोरी के रूप में समझना है और आपको याद रखना है, बस कुछ भी तो नहीं है। स्टोरी, और हर चीज़ के लिए एक स्टोरी क्रिएट करो। आप ब्रेन में ये चीज़ समझते हो ना, तो एक डायग्राम रखो, वो चीज़ फटाफट याद होगी आपको। और मैंने सेंटेंस याद करने का तरीका तो आपको बताया ही है। अपने घर में नाम दे दो किसी को भी और उसी नाम से बुलाओ और याद रखो इसने क्या काम किया था। मम्मी को बोल दो रॉबर्ट ब्राउन, आपने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था ना, इस तरीके से, तो आपको वो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़िए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आई बैट आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। प्लीज़ थोड़ी सी रीडिंग कीजिए और थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, आप बहुत अच्छा पढ़ पाए। ठीक है, थैंक यू।